गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्त, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास में आ चुके हैं सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। और 8:30 PM पर हमने बोला था कि आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास कराएंगे, हिस्ट्री की क्लास, और उसी क्लास के साथ हम लोग जुड़ेंगे। और आज हम लोग मुगल वंश के बारे में क्या करेंगे, मुगल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। और मुगल वंश का टाइम पीरियड आप जानते हैं 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो पूरा का पूरा आपका मुगल वंश का टाइम पीरियड लगता है। और आज हम बेसिकली जो चर्चा करने वाले हैं मुगल वंश के फाउंडर बाबर के बारे में चर्चा करेंगे। काफी डिटेल में ये चर्चा होगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। GS@हिंदी बाई यज्ञ सर के नाम से आप लिखेंगे और सिंपली आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाके यज्ञ सर लिख के आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपको मुगल वंश में यही जानना है कि जो मुगल शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। मुगल शब्द का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, तब आपको ध्यान रखना है। जो मुगल शब्द है कहा जाता है ये मूंग शब्द से बना है। ध्यान दीजिएगा, पहली बात मैंने कहा कि मुगल शब्द किससे बना है, मूंग से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बहादुर। क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बहादुर। तो मुगल शब्द मूंग से बना है जिसका अर्थ होता है बहादुर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है, मुगल जो बादशाह थे या मुगल जो शासक थे वो एक टाइटल या एक इज्यूम धारण करते थे, एक उपाधि धारण करते थे जिसका नाम था बादशाह। हमने कहा मुगल शासक या मुगल बादशाह एक उपाधि धारण करते थे जिसका नाम था बादशाह। और बादशाह का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, अस्थाई स्वामी। बादशाह का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तब आपको ध्यान रखना है अस्थाई स्वामी। दो क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए मुगल वंश का संस्थापक कौन था, मुगल वंश का संस्थापक, तब आपको ध्यान रखना है मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बाबर था। और इसके अलावा जो वास्तविक संस्थापक था मुगल वंश का वो कौन था, वास्तविक संस्थापक, तब आपको ध्यान रखना है वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है मुगल वंश का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, तब आपको ध्यान रखना है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। इसके अलावा मुगल शब्द किससे बना है, मोंग से बना है, और मोंग का अर्थ होता है ब्रेव या बहादुर। मुगल शासक बादशाह की उपाधि धारण करते थे और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अस्थाई स्वामी। मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बाबर था। और मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, अकबर था। बाबर के टाइम पीरियड के बारे में अगर आपको जानना है तो इनका टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। और इसी बीच इन्होंने क्या किया, इसी बीच इन्होंने शासन किया। अब आइए हम लोग बाबर के अर्ली लाइफ के बारे में या बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में क्या करते हैं, प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा, बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक इसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। बाबर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, सबसे पहले आपको जानना है। बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। कहाँ हुआ था, तब आपको ध्यान रखना है बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। और फरगना आजकल कहाँ पड़ता है, तब आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान में। तो बाबर का जन्म फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। कब हुआ था, तब आपको ये भी ध्यान रखना है 14 फरवरी 1483। यानी बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। और फरगना कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ध्यान रखना है क्या नाम था, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इनकी माँ का नाम क्या था, तब आपको ध्यान रखना है इनकी माँ का नाम था कुतलुग निगार खानम। क्या नाम था, कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम इनकी क्या थी, कुतलुग निगार खानम इनकी माँ का नाम था। और साथ ही साथ कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है इनकी दादी का नाम था, यानी इनकी ग्रैंडमदर का नाम क्या था, तब आपको ध्यान रखना है एहसान दौलत बेगम। क्या नाम था भाई, एहसान दौलत बेगम।
ठीक है, एहसान दौलत बेगम इनकी क्या थी, तब आपको ध्यान रखना है इनकी दादी हुआ करती थी। तो अफगानिस्तान में क्या होता है, अफगानिस्तान में बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को। उमर शेख मिर्जा के बेटे हैं बाबर। इनकी माँ है कुतलुग निगार खानम और इनकी दादी का नाम क्या होता है, एहसान दौलत बेगम होता है। कभी कभी आपसे पूछता है क्वेश्चन, और बाबर का जो पूरा नाम था वो क्या था, तब आपको ध्यान रखना है बाबर का जो पूरा नाम था, पूरा नाम ये था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मोहम्मद बाबर। तो बाबर का जो पूरा नाम था वो क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहां से भी आपको ध्यान रखना है। अब एक अगला क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछा जाता है, आपसे ध्यान दिया होगा, बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का कौन सा वंशज माना जाता है, या माँ की ओर से चंगेज या मंगोल का कौन सा वंशज माना जाता है। तो कहा जाता है कि बाबर अपने पिता की ओर से, ध्यान दीजिएगा, बाबर अपने पिता की ओर से, अपने पिता की ओर से तैमूर का, ध्यान दीजिएगा, तैमूर का पांचवा वंशज, तैमूर का कौन सा वंशज, तब आपको ध्यान रखना है तैमूर का पांचवा वंशज। और अपनी माँ की तरफ से बाबर, अपनी माँ की तरफ से किसका, अपनी माँ की तरफ से मंगोल या चंगेज का, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, बाबर अपनी माँ की तरफ से मंगोल या चंगेज का 14वां वंशज माना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, मंगोल या चंगेज का क्या माना जाता है, मंगोल या चंगेज का कौन सा वंशज माना जाता है, तब आपको ध्यान रखना है 14वां वंशज माना जाता है। तो मंगोल या चंगेज का कौन सा वंशज माना जाता है, मंगोल या चंगेज का 14वां वंशज माना जाता है। ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे बाबर का परिवार जो था वो क्या था, तुर्क था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, वैसे बाबर का परिवार क्या था, बाबर का परिवार तुर्क था। बाबरनामा में बाबर ने लिखा था, एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी, बाबरनामा इनकी आत्मकथा है, बाबरनामा, बाबरनामा में बाबर ने क्या लिखा था, बाबरनामा में बाबर ने लिखा था कि मैं अपनी माँ के ज्यादा नजदीक था और इसीलिए हमें क्या मानना चाहिए, इसीलिए हमें मंगोल मानना चाहिए। फिर से इस बात को समझिएगा, बाबरनामा में बाबर ने लिखा था कि मैं अपनी माँ के ज्यादा नजदीक था और इसीलिए मुझे क्या मानना चाहिए, इसीलिए हमें क्या मानना चाहिए, तब आपको ध्यान रखना है इसीलिए हमें मंगोल मानना चाहिए। ये बात बाबर ने अपनी बाबरनामा में क्या किया है, बाबरनामा में इसको मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग बाबर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि बाबर, कहा जाता है कि अफगानिस्तान में अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और उसने कई क्षेत्रों पर अधिकार भी किया, लेकिन बाद में विफल होता है और उसके बाद भारत पर आक्रमण करना शुरू करता है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बाबर जो है, बाबर ये पहले अफगानिस्तान में ही क्या करना चाहता है, बाबर प्रारंभ में क्या करना चाहता है, अफगानिस्तान में ही अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। अफगानिस्तान में अपने साम्राज्य की क्या करना चाहता है, अफगानिस्तान में अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। तो हमने क्या कहा, बाबर पहले अफगानिस्तान में ही अपने राज्य की स्थापना करना चाहता है या अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। 1501 में वो क्या करता है, समरकंद पर अधिकार भी कर लेता है। कहां, समरकंद नाम की जगह होती जिस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। 1504 में वो कहां अधिकार कर लेता है, 1504 में वो काबुल पर भी क्या करता है, काबुल पर भी अधिकार कर लेता है। और 1507 में किस पर अधिकार कर लेता है, कांधार पर भी क्या करता है, कांधार पर भी अधिकार कर लेता है। ध्यान से समझना है, इन सारी जगहों पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। 1501 में हमने कहा समरकंद पर अधिकार कर लेता है, 1504 में काबुल और 1507 में कांधार पर अधिकार कर लेता है। लेकिन जल्दी ही इन क्षेत्रों पर से उसका अधिकार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसको उसकी संपत्ति से क्या कर दिया जाता है, एक तरह से बेदखल कर दिया जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। यानी जब यहाँ असफल हो जाता है तब वो क्या करता है, तब वो भारत पर क्या करता है, तब वो भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था, तब आपको ध्यान रखना है, बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था, कुल 5 आक्रमण किए थे। कौन से 5 आक्रमण किए थे, एक एक करके उन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें इन आक्रमणों का, यानी भारत पर आक्रमण का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था, मूल उद्देश्य, यानी बाबर का भारत पर आक्रमण करने का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था, धन की प्राप्ति।
यानी बाबर धन प्राप्त करना चाहता था और धन प्राप्त कर यहाँ से वापस जाना चाहता था, लेकिन बाद में उसका उद्देश्य चेंज हो जाता है और वो क्या करता है, और भारत में वो राज्य स्थापना के लिए क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। मैंने दो बातें बताई, भारत पर बाबर ने कुल 5 आक्रमण किए और भारत पर बाबर के आक्रमण का मूल उद्देश्य था धन की प्राप्ति, लेकिन बाद में वो राज्य स्थापना के लिए प्रेरित होता है और भारत में क्या करता है, अपने राज्य की स्थापना करता है। अगर हम बात करें इसका पहला आक्रमण की, तो बाबर का जो पहला आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण ये हुआ था 1519 में, 1519 में कहा जाता है उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट में यूसुफ जाई जाति थी, उसी के विरुद्ध हुआ था। तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बाबर का पहला आक्रमण कब हुआ था, 1519 में उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था, और इसी में उसने बाजौर और भेरा के दुर्गों पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो बाजौर और भेरा पर भी क्या करता है, बाजौर और भेरा पर भी अधिकार कर लेता है। आगे चलकर 1519 में ही, ध्यान दीजिएगा, आगे चलकर 1519 में ही वो क्या करता है, पेशावर पर क्या करता है, पेशावर पर भी अधिकार कर लेता है। तो इसका दूसरा आक्रमण जो होगा 1519 में, और ये कहां करेगा, पेशावर पर ही क्या कर लेता है, पेशावर पर अधिकार कर लेता है। आगे चलकर 1520 में इसका क्या होता है, आगे चलकर 1520 में इसका तीसरा आक्रमण होता है। 1520 में इसका तीसरा आक्रमण होता है, जिसमें वो क्या करता है, बाजौर और भेरा को तो जीतता ही है, साथ ही साथ सियालकोट को भी जीत लेता है। तो ध्यान रखना है, बाजौर और भेरा को क्या करता है, बाजौर प्लस भेरा को तो जीत ही रहा है, प्लस सियालकोट को भी क्या करता है, सियालकोट को भी अपने कब्जे में ले लेता है। सियालकोट को भी क्या करता है, सियालकोट को भी अपने कब्जे में क्या करता है, अपने कब्जे में ले लेता है। और इसके बाद 1524 में जब चौथा आक्रमण अपना करता है, चौथा आक्रमण कब होता है, तब आपको ध्यान रखना है 1524 में। और इस आक्रमण में उसने किया क्या था, लाहौर और दीपालपुर को भी क्या कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। लाहौर और किसको, लाहौर प्लस दीपालपुर को भी क्या किया था, दीपालपुर को भी अपने कब्जे में क्या करता है, अपने कब्जे में ले लेता है। और इसी समय जब ये सब करता है, इसी समय पंजाब के एक सरदार होते हैं जिनका नाम होता है दौलत खां लोधी। इसी समय, ठीक इसी समय पंजाब के सरदार, उस समय पंजाब एक प्रांत था, पंजाब के सरदार दौलत खां लोधी ने क्या किया, दौलत खां लोधी ने क्या किया, ध्यान रखना है, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या किया, इनवाइट किया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किन किन लोगों ने इनवाइट किया था या किन किन लोगों ने आमंत्रित किया था। तो पहला नाम आपको याद करना है, पंजाब के सरदार दौलत खां लोधी। आगे आप चलेंगे, दूसरा नाम आपसे पूछा जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान। दूसरा नाम किसका है, इब्राहिम लोदी, मैं IL लिख दे रहा हूं, इब्राहिम लोदी के अंकल, इब्राहिम लोदी के चाचा, जिनका नाम क्या था, आलम खान। इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी इनवाइट किया था, आलम खान ने। और अगला तीसरा आपको ध्यान रखना है, राणा सांगा ने भी क्या किया था, राणा सांगा ने भी इनको भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या किया था, इनवाइट किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किन किन लोगों ने इनवाइट किया था। तब तीनों नाम आपको क्या करना है, तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि जो पहले के आक्रमण थे उसमें बाबर जीत रहा था और उन सभी आक्रमणों से क्या था, वो प्रेरित था, उत्साहित था, और इन सब आक्रमणों से उत्साहित होकर वो भारत में अपना 5वां आक्रमण करता है, और 5वां आक्रमण ही उसका पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ अब हम जो चर्चा करेंगे 5वें आक्रमण की, 5वां आक्रमण इसका कब होता है, 5वां आक्रमण, हमने कहा कि इसका जो 5वां आक्रमण होता है यही पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये होता कब है, तब आपको ध्यान रखना है 21 अप्रैल 1526 को होता है। 21 अप्रैल 1526 को होता है। किसके किसके बीच होता है, तब आपको ध्यान रखना है, एक तरफ कौन होता है, एक तरफ होता है बाबर, और दूसरी तरफ कौन होता है, दूसरी तरफ होता है इब्राहिम लोदी। कौन होता है भाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और किसकी विजय होती, बाबर की विजय होती।
कई बार आपको पूछा जाता है कि पानीपत है कहाँ, तब आपको ध्यान रखना है किस स्टेट में पड़ता है। ये हरियाणा में पड़ता है। और पानीपत जो शहर है इसको बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसको क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर भी बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार अलग अलग घुमा के आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर ने एक नीति का प्रयोग किया था जिसका नाम था तुगलमा पॉलिसी, तुगलमा नीति। तो क्वेश्चन बन सकता है यहां से आपसे कि बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया था? तो पानीपत के फर्स्ट बैटल में या पानीपत के प्रथम बैटल में तुगलमा नीति का प्रयोग किया था और तोपखाने का भी प्रयोग किया था। कहा जाता है कि बाबर ने इस युद्ध में 2 कुशल तोपाची भी लगाए थे जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा। ध्यान दीजिएगा, 2 तोपाची थे जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा। दोनों का ध्यान नाम याद रखना है, उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा नाम के 2 क्या थे? 2 कुशल तोपाची भी थे जिन्होंने बाबर को यह युद्ध जीतने में बहुत ही क्या की थी, बहुत ही मदद की थी और इसकी मदद से ही वो युद्ध जीत पाया। इस बात को भी वो क्या करता है, इस बात को भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में वो लिखता है और बताता है। बाबर इस युद्ध को जीतने के बाद, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद क्या करता है, इसके विजय के बाद जब ये विजित हो जाता है तब एक उपाधि धारण करता है, एक टाइटल एज्यूम करता है जिसका नाम है कलंदर। तो कई बार पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी। कलंदर का मतलब होता है उदारता और दानशीलता के कारण यह उपाधि एज्यूम की जाती थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 क्वेश्चन यहां बनेंगे, कौन कौन सा? तुगलमा नीति का प्रयोग कब और कहां किया गया था? तो बाबर ने पानीपत के फर्स्ट बैटल में किया था। तोपखाने का भारी मात्रा में प्रयोग किया गया था और उस्ताद अली और मुस्तफा 2 कुशल तोपाची थे जो इस युद्ध में सहयोग कर रहे थे। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कलंदर। और कलंदर उदारता और दानशीलता के कारण धारण की जाने वाली क्या है, ये उपाधि है। तो इसको आपको याद रखना है। अब इसी के बाद एक बैटल होता है फिर से जिसका नाम है बैटल ऑफ खानवा या खानवा का युद्ध। तो उसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका युद्ध होगा वो कौन सा होगा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, ठीक है। अब देखिए खानवा का युद्ध हुआ कब था, तब आपको ध्यान रखना है 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को एक बैटल होता है जिसका नाम क्या है? खानवा का युद्ध। अब खानवा है कहां, तब आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है, भरतपुर में। तो राजस्थान का जो भरतपुर जिला है, भरतपुर जिले में वहीं एक प्लेस है जिसका नाम है खानवा। वहीं ये युद्ध हुआ था, यानी ये युद्ध खानवा का युद्ध कहां हुआ था? राजस्थान में हुआ था। तो जाहिर सी बात है किसके किसके बीच हुआ होगा? तो एक तरफ आपको किसको रखना है? एक तरफ आपको बाबर को ही रखना है। बाबर और किसके बीच हुआ था? दूसरी तरफ आपको राणा सांगा को रखना है। ठीक है, इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की क्या हुई थी? राणा सांगा की पराजय हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? इसी युद्ध में बाबर ने क्या किया था? जिहाद का क्या किया था? जिहाद का नारा दिया था। ध्यान रखना है, जिहाद का नारा किस युद्ध में बाबर ने दिया था? तब आपको ध्यान रखना है खानवा के युद्ध में दिया था। और मुसलमानों से तमगा कर ना लेने की बात कही थी। तमगा कर, तमगा कर किससे लिया जाता था? मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था भाई? मुस्लिम व्यापारियों से। व्यापारियों से, मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला एक टैक्स था। और इस युद्ध में ये घोषणा की बाबर ने कि मुसलमानों से तमगा टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह एक तरह से व्यापारिक टैक्स था, आप कह सकते हैं। और इसी युद्ध में शराब पीने और बेचने पर भी क्या लगा दिया गया? शराब पीने और प्लस बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बेचने पर भी क्या लगा दिया था? बैन या प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया था। तो आपको आंसर करना है बाबर ऐसा मुगल बादशाह था। तमगा कर जो मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाता था उस पर भी इन्होंने क्या किया? तमगा टैक्स पर भी इन्होंने क्या किया? रोक लगा दी। और साथ ही साथ
जिहाद का क्या किया था, जिहाद का नारा की दिया था। तो ये बात भी आपको क्या करनी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलकर कहा जाता है कि ये युद्ध जीतने के बाद क्या किया था, ये युद्ध जीतने के बाद इन्होंने गाजी की टाइटल एज्यूम की थी। कौन सी, गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि। तो क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा युद्ध है जिसको जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, खानवा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। तब आपको याद रखना है, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी, जबकि खानवा का युद्ध जीतने के बाद उन्होंने गाजी की टाइटल एज्यूम की थी या गाजी की उपाधि धारण की थी। राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि राणा सांगा की डेथ कैसे हुई थी। तो बताया जाता है कि इनके जो सामंत थे, इनके कुछ सामंतों ने क्या किया था, इनके कुछ सामंतों ने राणा सांगा को क्या दे दिया था, राणा सांगा को जहर दे दिया था, जिसकी वजह से राणा सांगा की क्या हो जाती, डेथ हो जाती या राणा सांगा की मृत्यु हो जाती। तो इस पर भी आपको क्या करना है, इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही बेहतर तरीके से सारी चीजें चलेंगी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब जो हमें आगे सीखना है वो चंदेरी के युद्ध के बारे में सीखना है कि चंदेरी का युद्ध कब और कहां हुआ था। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी की युद्ध की बात करें तो ध्यान रखना है आपको 1528 में ये चंदेरी का युद्ध हुआ था, 1528 में, 1528 में। और चंदेरी पड़ता कहाँ है, तो एमपी के ग्वालियर में है ये। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के एमपी के ग्वालियर में है ये, ठीक है। तो चंदेरी मध्य प्रदेश में है। और चंदेरी बेसिकली किसके लिए जाना जाता है, तब आपको ध्यान रखना है, ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। साड़ियों के लिए, साड़ियों के लिए क्या है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसको आपको जानना चाहिए। युद्ध कब हुआ था, 1528 में हुआ था। तो एक तरफ कौन था, एक तरफ बाबर थे और दूसरी तरफ बताया जाता है चंदेरी के सूबेदार जिनका नाम क्या था, मेदिनी राय। मेदिनी राय थे। मेदिनी राय की क्या हो जाती, पराजय हो जाती और बाबर की विजय हो जाती। बाबर ये युद्ध भी क्या करता है, ये युद्ध भी जीत लेता है। इसके बाद एक और बैटल होता है, बैटल ऑफ घाघरा या घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। यानी आपको 26 चलना है, 27 चलना है, 28 चलना है, 29 चलना है और एक के बाद एक आप बैटल देख रहे हैं। एक तरफ कौन होगा, तब आपको ध्यान रखना है, एक तरफ बाबर होगा और दूसरी तरफ कौन होगा, दूसरी तरफ अफगान सेना नायक जिसका नाम क्या था, महमूद लोदी। महमूद लोदी। तो कई बार आपको दिखा होता है अफगान लिखा होता है, अफगान लिखा होता है, आर आप लिख सकते हैं अफगान। ज्यादातर आप देखेंगे गाइड अगर पढ़ेंगे तो इसी तरह लिखा होता है, लेकिन अफगानों की तरफ से महमूद लोदी लड़ रहा होता है। यहाँ बाबर की विजय हो जाती है और महमूद लोदी की पराजय हो जाती है। और इसी के साथ ही वो क्या करता है, इसी के साथ ही वो अपने साम्राज्य की क्या करता है, अपने साम्राज्य की भारत में स्थापना कर देता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, मुगल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है, बाबर को माना जाता है। जबकि मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है, अकबर को माना जाता है। अब बाबर की जो अचीवमेंट्स हैं या बाबर की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो बाबर की उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। बाबर की उपलब्धियां, बाबर की उपलब्धियां, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाबर एक विद्वान था और कई सारी भाषाओं को क्या करता था, कई सारी भाषाओं को जानता था। कहा जाता है कि बाबर संस्कृत भी जानता था। कौन सी लैंग्वेज भाई, बाबर संस्कृत भी जानता था, फारसी भी जानता था, फारसी भी जानता था, तुर्की भी जानता था। तो संस्कृत, फारसी, तुर्की, लैटिन, लैटिन, इन सभी भाषाओं का क्या था, इन सभी भाषाओं का बाबर को क्या था, बाबर को ज्ञान था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी, बाबर की एक आत्मकथा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर की जो अपनी आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा यानी जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, बाबर की आत्मकथा, जिसको आप बाबरनामा भी कहते हैं, बाबरनामा, या इसी को क्या कहा जाता है, या इसी को तुजुक-ए बाबरी भी कहा जाता है। तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी भी कहा जाता है। ये किस लैंग्वेज में लिखी गई, तब आपको ध्यान रखना है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी
किसमें लिखी गई है? तुर्की या इंग्लिश में इसी को कहा जाता है टर्की में लिखी गई। तो ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी थी? तो टर्की में लिखी थी या तुर्की में लिखी थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बताया जाता है कि बाबरनामा में दो हिंदू राज्यों के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बाबरनामा में कौन से दो हिंदू राज्य के बारे में बताया गया है? दो हिंदू राज्य के बारे में। तो एक राज्य है जिसकी चर्चा बाबर करता है, कौन सी? विजयनगर की चर्चा। और दूसरा राज्य है विजयनगर के साथ साथ विजयनगर के कृष्णदेव की चर्चा करता है, और दूसरा राणा सांगा की चर्चा करता है। तो ध्यान रखना है, राणा सांगा की चर्चा है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की चर्चा है, कृष्णदेव राय की चर्चा है। तो दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? तो राणा सांगा और विजयनगर के कृष्णदेव राय का क्या है? उल्लेख किया गया है। और इनको काफी राज्य बताया गया है। कैसा राज्य बताया गया है? इनको काफी राज्य बताया गया है। राणा सांगा की आलोचना करता है बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, जबकि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की क्या करता है? प्रशंसा करता है। इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत की जलवायु के बारे में भी लिखा है। इंडिया के क्लाइमेट के बारे में लिखा है, भारत की जलवायु के बारे में लिखा है। तो कई बार अपने क्वेश्चन पूछता है कि बाबर की आत्मकथा में या बाबर ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, इस तरह का कथन कारण का क्वेश्चन बनाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत की जलवायु के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा इस पुस्तक में उन्होंने काबुल और फरगना का भी वर्णन किया है। तो दो प्लेस और हैं, कौन कौन से? काबुल के बारे में भी उन्होंने लिखा है और साथ साथ फरगना के बारे में भी उन्होंने लिखा है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म फरगना में हुआ था, और फरगना कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और काबुल भी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान ने क्या किया था? इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब देखिए, बाबर की आत्मकथा जो बाबरनामा है, इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? फारसी अनुवाद। ये लिखी किसमें गई थी? ध्यान दीजिएगा, इसका फारसी में ट्रांसलेट किसने किया था? तब आपको ध्यान रखना है, अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान ने। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ने, खान खाना, और किसने? और पायंदा खान ने। पायंदा खान ने क्या किया था? पायंदा खान ने इसका फारसी अनुवाद किया था। यानी टर्की से या तुर्की से ये फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खान और पायंदा खान ने। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो लिडेन अर्स्किन ने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका अंग्रेजी अनुवाद लिडेन ने किया था। लिडेन और अर्स्किन ने किया था। अर्स्किन, तो लिडेन और अर्स्किन ने क्या किया था? इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बताया जाता है कि मिसेज बेवरीज ने भी क्या किया था? इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। एक दो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ कहा जाता है कि बाबर को भारत में बागों का निर्माणकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। तो बाबर को भारत में बागों का निर्माणकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। बागों का निर्माणकर्ता। और उसने आगरा में एक बाग बनवाई थी जिसका नाम क्या था? आगरा में आराम बाग का निर्माण कराया था। आगरा में कौन सा? आगरा में आराम बाग का निर्माण कराया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा के आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? बाबर ने। और इन्हें बागों के निर्माणकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा बाबर ने कुछ मस्जिदों का निर्माण भी कराया था और इसीलिए बाबर को मस्जिद निर्माण का भी श्रेय दिया जाता है। पानीपत में एक मस्जिद का निर्माण कराया था उन्होंने। अगर मस्जिद की बात करें, ध्यान दीजिएगा, मस्जिद की बात करें तो एक मस्जिद का निर्माण उन्होंने पानीपत में कराया था, और दूसरी मस्जिद का निर्माण जो कि आप सुनते हैं, जानते हैं, अयोध्या में कराया था। और किसके द्वारा कराया था? तो कई बार नाम आप सुनते हैं, मीर बकी के द्वारा क्या कराया था? मीर बकी के द्वारा इसका निर्माण कराया था, या मीर बाकी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो मीर बाकी के द्वारा अयोध्या में भी एक मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके अलावा अगर हम बात करें बाबर की मृत्यु की, तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में ही दफना दिया गया।
बाबर की मृत्यु कहाँ होती है? आगरा में, आगरा में होती है। और इसे दफन कहाँ किया गया? तो आगरे के आराम बाग में ही क्या किया गया? आगरे के आराम बाग में ही इसे दफन किया गया। लेकिन बाद में इसे कहाँ ले जाया गया? बाद में इसे काबुल ले जाया गया, और काबुल ले जाकर क्या किया गया? काबुल ले जाकर वहां इसे दफन किया गया। तो क्वेश्चन बना है, कई बार बना है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाबर की एक बेटी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, और उन्होंने क्या लिखा था? हुमायूं नामा। तो ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आगे, हालांकि अभी चर्चा करेंगे हम लोग। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम ने। और गुलबदन बेगम कौन थी? तब आपको ध्यान रखना है, बाबर की ये क्या थी? बाबर की बेटी थी, बाबर की बेटी। बाबर के बेटे और बेटियों का स्ट्रक्चर अभी आगे हम लोग करेंगे। इसके अलावा उज़्बेकों से बाबर ने तुगलमा का प्रयोग सीखा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुगलमा का प्रयोग बाबर ने कहां से सीखा? तुगलमा नीति के बारे में हमने आपको बताया, तुगलमा का प्रयोग बाबर ने कहां से सीखा, किससे सीखा था? तब आपको ध्यान रखना है, उज़्बेकों से सीखा था। तो उज़्बेकों से बाबर ने क्या सीखा था? उज़्बेकों से बाबर ने तुगलमा का प्रयोग सीखा था। इसके अलावा बंदूकों का प्रयोग किससे सीखा था? बंदूकों का प्रयोग, बंदूकों का जो प्रयोग सीखा था वो किससे सीखा था? तो ध्यान रखना है, बंदूकों का प्रयोग सीखा था ईरानियों से। ईरानियों से बाबर ने किसका प्रयोग सीखा था? ईरानियों से बाबर ने बंदूकों का प्रयोग सीखा था, या बंदूकों का प्रयोग करना सीखा था। कहा जाता है कि सड़क नापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया गया। जो सड़कों को नापने के लिए किसका प्रयोग किया गया? गज ए बाबरी। तो गज ए बाबरी का जो प्रयोग किया गया वो किसको नापने के लिए? तो सड़कों को नापने के लिए, सड़कों को नापने के लिए किसका प्रयोग किया गया? नापने के लिए आप कह सकते हैं गज ए बाबरी का प्रयोग किया गया। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं। कहा जाता है, देखिए पीसीएस का एक क्वेश्चन भी पूछा है और कई बार ये आया भी है एग्जाम में। कहा जाता है कि बाबर के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? अगर हम बात करें बाबर के साम्राज्य की, तो बाबर के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो बाबर के साम्राज्य में, बाबर के साम्राज्य की अगर बात किया जाए तो बाबर के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो पंजाब का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र, जो आधुनिक पंजाब का क्षेत्र है वो शामिल था। इसके अलावा अगर हम बात करें, पंजाब का क्षेत्र तो था ही था, इसके अलावा बात किया जाए आधुनिक यूपी, आधुनिक राजस्थान, मतलब जो आज यूपी है, तो आधुनिक यूपी का क्षेत्र और आधुनिक राजस्थान का जो क्षेत्र था वो किसमें शामिल था? वो बाबर के क्षेत्र में क्या था? बाबर के क्षेत्र में शामिल था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। जबकि काबुल का क्षेत्र नहीं था, ध्यान दीजिएगा, बाबर के साम्राज्य में काबुल का क्षेत्र नहीं था। कई लोग गलती कर लेते हैं, ध्यान रखना है, काबुल का क्षेत्र नहीं था। पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक यूपी का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र तो था, लेकिन काबुल का क्षेत्र नहीं था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एक पद्य शैली थी जिसका नाम आप सुनते होंगे, मुबैयान पद्य शैली। एक पद्य शैली है जिसका नाम आप सुनते हैं, मुबैयान पद्य शैली, मुबैयान पद्य शैली, पद्य शैली। और कहा जाता है कि बाबर जो है मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है फैक्ट बेसिस पे। बाबर के समय में एक विभाग काम करता था जिसका नाम है सुहर्ते आम। ध्यान दे लीजिएगा, सुहर्ते आम नाम का एक विभाग था जो कि बाबर के समय में एक्टिव था। ये क्या करता था? एक डिपार्टमेंट था जो स्कूल कॉलेजों का क्या करता था? स्कूल कॉलेजों का निर्माण करता था। तो स्कूल कॉलेजों का निर्माण करने वाला जो विभाग था उसका नाम क्या था? तब आपको ध्यान रखना है, सुहर्ते आम नाम का जो विभाग था वो स्कूल कॉलेजों का निर्माण कराया करता था। किसके समय में? बाबर के समय में निर्माण कराया करता था। इसके अलावा कहा जाता है कि बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी उबैदुल्ला अहरार का क्या था? अनुयायी भी था। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी, नक्शबंदी सूफी, नक्शबंदी सूफी उबैदुल्ला अहरार का क्या था? अनुयायी भी था। उबैदुल्ला, उबैदुल्ला अहरार, उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी भी था। उबैदुल्ला अहरार का क्या था? उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। तो इतने सारे फैक्ट हैं जो कि हमें क्या करना है, जो कि हमें बाबर के बारे में याद रखना है। अगर इतनी सारी चीजें आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अब इसके बाहर से पूछा जाएगा अलग अलग एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बाबर के बारे में आपका एक पूरा कंप्लीट एक तरह से ये वीडियो है, और इसको आप देखिएगा भी और आप शेयर भी करिएगा, और साथ ही साथ इस YouTube चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सभी का धन्यवाद, जितने भी लोग इसके साथ जुड़ेंगे या जितने भी लोग इसको शेयर करेंगे। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देखिएगा भी, इसको शेयर भी करिएगा। सभी को धन्यवाद जितने भी लोग इस सेशन से जुड़ेंगे।